सेट्स एंड फंक्शंस रिव्यू एक्सरसाइज 5 चैप्टर नंबर 5। आज के इस लेसन में हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड में मौजूद होता है और इसका मतलब यह है कि एक तरह से आपकी इस पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रही है। यानी इस एक्सरसाइज में वो तमाम कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इस पूरे चैप्टर में मौजूद है। इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मुख्तलिफ आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होगा। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज 5 का, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने इन जो ब्लैंक स्पेसेस है यानी खाली जगह हैं, इन्हें आपने प्रॉपर तरीके से सही आंसर के साथ फिल करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है इफ सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इक्वल्स, आगे गिवन है ब्लैंक स्पेस। अच्छा, कह रहे हैं ये जो सिंबल है इसे पढ़ा जाता है सबसेट। इफ सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए देन ए यूनियन बी इक्वल्स, मैंने यहाँ पर रेड टेक्स्ट से लिखा हुआ है ए, यानी अगर सेट बी सेट ए का सबसेट हो। अब सबसेट क्या है? अगर सेट बी सेट ए का सबसेट है तो इसका मतलब यह है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट ए के अंदर मौजूद होने चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में हम कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। देन ए यूनियन बी, फिर इन दोनों सेट्स का यूनियन किसके इक्वल होगा? सेट ए के इक्वल होगा। कैसे? इसके लिए एक छोटी सी वेरिफिकेशन मैंने की है 2 स्टेप्स की। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जहां बी सबसेट है ए का, मैंने 2 सेट्स चूज किए। पहला सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और दूसरा सेट बी है जिसके सिर्फ एलिमेंट्स है 1 2। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं कि सेट बी के जो 2 एलिमेंट्स है 1 2 वो ऑलरेडी सेट ए के अंदर मौजूद है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि B इज द सबसेट ऑफ A। B जो है वो सेट A का सबसेट है। अच्छा, अगर सेट B सेट A का सबसेट है तो फिर जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेते हैं तो फिर वो क्या होगा? तो A यूनियन B, यानी कि आप जानते हैं कि यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करना है। तो जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3। अब सेट बी में भी 1 2 है तो रिपीट नहीं करेंगे, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, दैट इज A यूनियन B इक्वल्स 1 2 3। अच्छा, अब ये 1 2 3 क्या है? ये दोबारा सेट ए के ही एलिमेंट्स है, तो लिहाजा मैंने लिखा है ए यूनियन बी इक्वल्स सेट 1 2 3 वेयर सेट 1 2 3 इज इक्वल टू सेट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी सेट बी सेट ए का सबसेट हुआ तो फिर दोनों सेट्स का यूनियन जो है वो दरअसल सेट ए के ही इक्वल होगा। ये आपके सामने इसकी छोटी सी वेरिफिकेशन या प्रूफ है। अच्छा, ब्लू टेक्स्ट आपकी वेरिफिकेशन के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसे आपने नहीं नोट करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज इफ x इज द सबसेट ऑफ y एंड y इज द सबसेट ऑफ x। बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है। अगर x सबसेट है y का और y भी सबसेट है x का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेट x है, ठीक है ना, मैं थोड़ी देर के लिए इसे कंसीडर करता हूँ सेट x 1 2 3, तो फिर सेट y के एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? 1 2 3, यही एलिमेंट्स होंगे। ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि सेट x इज द सबसेट ऑफ सेट y एंड सेट y इज द सबसेट ऑफ सेट x, इसलिए कि सेट x के भी तमाम एलिमेंट्स सेट y में है और सेट y के भी तमाम एलिमेंट्स सेट x के अंदर मौजूद है। ऐसी सूरत में हम पढ़ते हैं कि बोथ सेट x इज द सबसेट ऑफ y एंड सेट y इज द सबसेट ऑफ x। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपस में सेम और इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक। सो इफ x इज द सबसेट ऑफ y एंड y इज द सबसेट ऑफ x देन x इज इक्वल टू y। दोनों सेट्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अच्छा, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। कैसे रीड करेंगे? A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे, इन्हें पढ़ा जाता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A यूनियन B इंटरसेक्शन C की एक्सपेंडेड फॉर्म है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। यानी एक तरह से आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले A यूनियन को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, दैट इज A यूनियन B, ठीक है ना, ये रहा A यूनियन B। फिर इसके बाद लगाएंगे इंटरसेक्शन सिंबल, ये रहा इंटरसेक्शन सिंबल, और फिर A यूनियन को लेंगे आप C के साथ, यानी A यूनियन C।
ठीक है ना। बहरहाल ये प्रॉपर्टीज है यूनियन और इंटरसेक्शन की, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमेशा इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज, आगे मैंने लिखा है एम्प्टी सेट यानी कि पाई। मैंने रेड टेक्स्ट से जो ब्लैंक स्पेसेस है उनको फिल किए हुए हैं, साथ में मैं समझा भी रहा हूं कि किस तरह से हमने इसे फिल करना है और क्यों ये आंसर आएगा जो मैंने लिखा है। अब कह रहे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज पाई। अब देखिए ये अगर डायरेक्ट आपके सामने आ जाए विदाउट वेरिफिकेशन तो आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पाई के इक्वल है। पाई मीन्स एम्प्टी सेट। देखिए मैंने एक छोटी सी वेरिफिकेशन की है। मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया अपनी मर्जी से और इसके एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 1 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर्स। आप 1 से लेकर 10 तक भी ले सकते हैं। इसके अलावा ABC भी ले सकते हैं, कोई भी सेट आप ले सकते हैं जिसे आप डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट से, इसलिए क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में जिक्र है यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैंने सेट U लिया है तो सेट U का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन होगा, U डिफरेंस U। वैसे अगर सेट A का कॉम्प्लीमेंट आप डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A। सेट B को आप सेट B के कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस B। और इसी तरह जब आप U कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी उसमें यूनिवर्सल सेट इन्वॉल्व होगा, और अगर यहां पर ऑलरेडी सेट ही यूनिवर्सल सेट है तो फिर U कॉम्प्लीमेंट होगा U डिफरेंस U, यानी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट। मैंने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऐड किया डिफरेंस सिंबल, और फिर उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पे U कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दो सेट्स है जो दोनों के जो यानी कि दोनों जो है वो यूनिवर्सल सेट है। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ये जो पहला यूनिवर्सल सेट है जिसे मैंने रेड से कर दिया, इस यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे यूनिवर्सल सेट में आपको नजर नहीं आ रहे। गौर से सुनिएगा, U डिफरेंस U का मतलब है कि पहले यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे यूनिवर्सल सेट में आपको नजर नहीं आएंगे। यहां यह कहना गलत होगा कि दूसरे यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो पहले यूनिवर्सल सेट में नजर नहीं आ रहे। नहीं, बात अगर हो रही है U डिफरेंस U की तो पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को आपने चेक करना है, वो कौन से एलिमेंट्स है पहले यूनिवर्सल सेट के जो दूसरे यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आपने यहाँ पर पहले सेट को देखना है। तो यहाँ पर पहला सेट भी यूनिवर्सल सेट है और दूसरा सेट भी यूनिवर्सल सेट है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं U कॉम्प्लीमेंट की। सो आप ये कहेंगे कि जो पहला सेट है यानी ये सेट जो रेड टेक्स्ट में है, इसके कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो आंसर है कोई भी नहीं, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट्स इस दूसरे सेट के अंदर आपको नजर आएंगे, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है पहले सेट का जो दूसरे सेट में नजर ना आए। सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद है। फॉर इंस्टेंस अगर ये यहाँ पर एक एलिमेंट होता 8 तो फिर U डिफरेंस U होता 8, लेकिन ये फिर गलत होगा। अगर पहला सेट U 8 है, 8 तक है, तो दूसरा सेट भी तो यूनिवर्सल सेट ही है, वो भी तो 8 तक होना चाहिए। तो कोई इसमें जो है वो आपके पास फ्री हैंड नहीं है। अगर पहला सेट 1 से लेकर 7 तक है तो दूसरा भी यही होगा। अगर पहला सेट 1 से लेकर 10 तक है तो दूसरा भी यही होगा, बिकॉज U डिफरेंस U की बात हो रही है, वही सेट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि U कॉम्प्लीमेंट यानी U डिफरेंस U हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स एम्प्टी छोड़ दें या फिर सिर्फ इस सिंबल पाई को लगा दें। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर पाई लगा दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि ये एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है पाई। तो एम्प्टी सेट को या तो विदाउट ब्रैकेट्स पाई की शक्ल में रिप्रेजेंट करें या फिर दोनों ब्रैकेट्स को एम्प्टी रहने दें। राइट, सो ये है U डिफरेंस U। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज एम्प्टी सेट, ये इसका मतलब था। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए टॉपिक बार बार चेंज हो रहा है, पहले ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, अब आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, अ सबसेट ऑफ B क्रॉस B इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन इन B। अब इसमें जो एम्प्टी स्पेस है वो ये है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सबसेट ऑफ B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इज कॉल्ड द, आगे लिखा हुआ इन बी, तो इसका जो सही आंसर है वो है बाइनरी रिलेशन इन बी। तो हमने बाइनरी रिलेशन को डिफाइन इस तरह से किया था कि बाइनरी रिलेशन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है ना, तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट बी है,
सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेट बी फाइंड करेंगे और उसमें से आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स अलग करेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स बी क्रॉस बी का क्या कहलाएंगे, सबसेट। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर बी क्रॉस बी से आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स उठाते हैं वो सबसेट्स कहलाएंगे और वो सबसेट क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। दरअसल बाइनरी रिलेशन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है जो कि इस स्टेटमेंट की तस्दीक करती है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है। अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी या अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन इन बी। अगर ये होता ए क्रॉस ए तो बाइनरी रिलेशन इन ए, अगर ये होता ए क्रॉस बी तो बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। सो इसमें जो ब्लैंक स्पेस में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे बाइनरी रिलेशन। सिक्स्थ पार्ट है इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम यू टू वी, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम यू टू वी, इसे इस तरह से रीड करेंगे। अच्छा, फंक्शंस के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, रेंज के बारे में भी पढ़ चुके हैं, डोमेन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। सो कह रहे हैं कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम यू टू वी एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट वी, range of the function is equal to set v, then f is called function। ये किस टाइप का फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शंस बड़ी डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो एक ऐसी फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो सेट v के इक्वल हो, उस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ये बाकायदा इस फंक्शन की डेफिनेशन है बिना किसी राय के, ठीक। सो इफ f is a function from u to v and range of the function is equal to set v, then function is called onto or surjective function, ठीक। अच्छा, इसके बाद सेवंथ पार्ट है द रिलेशन। अब ये देखिए ये बाइनरी रिलेशन है, आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं अगर ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। और ये बाइनरी रिलेशन तो बिल्कुल है बिकॉज ये किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहे हैं द रिलेशन यानी कि बाइनरी रिलेशन, रिलेशन मीन बाइनरी रिलेशन 1 2 2 3 1 4 इज ब्लैंक स्पेस है, आगे लिखे हुए अ फंक्शन। किस टाइप का फंक्शन है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी अगर कोई बाइनरी रिलेशन फंक्शन है तो उनके किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डर्ड पेयर्स आप देखिए 1 2 पहला ऑर्डर्ड पेयर, 2 3 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर और 1 4 तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये फंक्शन है तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर्स 1 2 और 1 4 में जो फर्स्ट एलिमेंट है जिन्हें हम एब्सिसा भी कहते हैं या जिन्हें हम डोमेन भी कहते हैं, डोमेन इसमें रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये जो बाइनरी रिलेशन है ये बाइनरी रिलेशन तो हो सकती है बिकॉज ये किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये बाइनरी रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि इनके ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी डोमेन है वो रिपीट हो रहा है। किसी भी बाइनरी रिलेशन में अगर फर्स्ट और एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो बाइनरी रिलेशन तो हो सकती है लेकिन वो एक फंक्शन कभी भी नहीं हो सकती। सो इट्स नॉट अ फंक्शन। आप ब्लैंक स्पेस में क्या लिखेंगे, नॉट अ फंक्शन। एट्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज अगेन एम्प्टी सेट दैट इज पाई। कैसे, मैंने इसकी वेरिफिकेशन की है। मैंने एक अच्छा बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट की तो मैंने आपसे कहा कि इसमें यूनिवर्सल सेट ज़रूर इन्वॉल्व होगा। सो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक दूसरा सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6। आप अपनी मर्जी के मुताबिक एलिमेंट्स ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट या किसी भी दूसरे सेट के। जैसे मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिया और दूसरा सेट ए इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सेट ए से रिलेटेड गिवन है। आप अपनी मर्जी के एलिमेंट्स लें और फिर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले फाइंड करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है जैसे यू कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ऊपर हमने की यू डिफरेंस यू, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होगी यू डिफरेंस ए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट इन्वॉल्व होता है। अब यू डिफरेंस ए में सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर 2 4 एंड 6। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी यू डिफरेंस ए की, यू डिफरेंस ए की डेफिनेशन ये है कि सेट यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है।
यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है? चले देखते हैं। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है। अच्छा, 2 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको छोड़ दें। हम उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। 3 एक ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का जो यूनिवर्सल सेट का तो हिस्सा है लेकिन सेट ए का हिस्सा नहीं है। इसी तरह 4 दोनों सेट्स में है, छोड़ दें। 5 एक ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का जो कि आपको सेट ए में नज़र नहीं आ रहा। तो अब अगर आप कलेक्ट करें 1, 3, 5 को तो ये वो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो सेट ए का हिस्सा नहीं है, और इसी को हम पढ़ेंगे यू डिफरेंस ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने सेट ए लिखा जिसके एलिमेंट्स है 2, 4, 6, फिर मैंने ऐड किया इंटरसेक्शन सिंबल और उसके बाद सेट ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी तो एक सेट ही है जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 5। तो फिर मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 5। अब आप जानते हैं इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स को। कौन से एलिमेंट्स है जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है? कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो या जो दोनों में कॉमन हो। तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं या आप सिंपली जो पाई का सिंबल है वो भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन विदाउट ब्रैकेट। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज पाई। आप अपनी मर्जी के यहाँ पर एलिमेंट्स ले सकते हैं और इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। 9th पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन -2, 1, -1, 4 एंड 0, 5 इज। डोमेन क्या होता है? डोमेन अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को कहते हैं डोमेन, जबकि ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट को कहा जाता है रेंज। हम डोमेन को एब्सिसा से भी डिनोट करते हैं और रेंज को ऑर्डिनेट से भी डिनोट करते हैं। तो इस रिलेशन डेफिनेटली एक बाइनरी रिलेशन है क्योंकि ये किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। सो -2, -1, 0, ये रहा -2, -1, 0। इसी तरह करली ब्रैकेट्स में आपने कॉमा के साथ इसके डोमेन को लिखना है। याद रखें अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो डोमेन 2 दफ़ा नहीं, बस उस एलिमेंट को एक ही मरतबा लिखेंगे, लेकिन रिपीट होने का मतलब यह है कि वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। सो डोमेन क्या होगा? -2, -1 एंड 0। लास्ट 10 पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन ax, bz, cy एंड dx इज। अच्छा, अब इस रेंज जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को कहते हैं, जैसे यहाँ पे x है, ये z है, y है और x है। अब इसमें x रिपीटेड है, सो x y z अगर हम तरतीब से लिखें सो रेंज क्या होगी इसकी? x y z। अब x ऑल्दो के रिपीटेड है लेकिन 2 दफ़ा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा इसको हाईलाइट करेंगे। सो रेंज ऑफ द रिलेशन ax, bz, cy, dx इज x y z। याद रखिए यहाँ ये बात नहीं हो रही कि फंक्शन है या नहीं, ठीक है, यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि इस रिलेशन का आपने रेंज निकालना है। तो इस रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होगा इनके ऑर्डर्ड पेयर्स का, उन्हें हम कहते हैं रेंज। फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, पहला है सबसेट, दूसरा है एम्प्टी सेट, तीसरा है पावर सेट और चौथा है सिंगलटन सेट। अब इसमें जो सही ऑप्शन है बेसिकली एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम कौन सा सेट कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एम्प्टी सेट। यहाँ आपको एम्प्टी सेट रेड टेक्स्ट से नज़र आ रहा होगा। डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन में करेंगे या नोटबुक पे करेंगे तो यहाँ पर आप इसको टिक मार्क कर देंगे या इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है ना। सो आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। द सेट विद एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू 10। इसका मतलब है कि इस सेट के 10 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। आगे कह रहे हैं कि इज 4 ऑप्शंस गिवन है, एम्प्टी सेट, सबसेट, फाइनाइट सेट या इन्फिनिट सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट तो ये है ही नहीं क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है। सबसेट के लिए 2 सेट्स चाहिए, यहाँ एक ही सेट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं। फाइनाइट की डेफिनेशन है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। इनफिनिट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, आप उन्हें काउंट ना कर सके। लामहदूद सेट, तो ये तो लामहदूद नहीं है बल्कि ये महदूद सेट है जिसके सिर्फ और सिर्फ 10 एलिमेंट्स हैं, प्लस ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं। तो लिहाजा सही ऑप्शन क्या है? द सेट 1, 2, 3 अप टू 10 इज अ फाइनाइट सेट।
ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, अ सेट with the elements p over q such that p and q belongs to the integers z and q must not be equal to 0। बेसिकली ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। ये जो आपको नजर आ रहा है, जो मैंने पढ़ा, ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। डेफिनेटली इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। अब इसमें इंटीजर्स और होल नंबर्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये डेफिनेशन रैशनल नंबर की है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन गिवन है, ऐसे नंबर्स जिन्हें p ओवर q या a ओवर b या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके। बेसिकली a ओवर b या p ओवर q क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। सो ऐसे नंबर्स जिन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके, और उन फ्रैक्शंस के हिस्से, फ्रैक्शन के हिस्से कितने होते हैं? 2। पहला होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। यहाँ इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर q है, तो कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सके, इन फ्रैक्शन में मौजूद p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ताल्लुक रखते हैं z इंटीजर से, एंड डिनोमिनेटर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये बेसिकली रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, राइट। सो डिनोमिनेटर क्यों 0 नहीं होना चाहिए? इसलिए कि अगर आप यहाँ पे लिखे लेट्स से 2 ओवर 0, 2 ओवर 0 इज अनडिफाइंड, वी कैन नॉट डिवाइड 2 बाई 0। हाँ, 0 अपॉन 2 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0, बट any number divided by 0 is undefined, we cannot divide any number by 0। इसलिए यहां पर स्पेशल कंडीशन गिवन है कि the denominator q must not be equal to 0, right। so the सही ऑप्शन इसके लिए है रैशनल नंबर, बिकॉज ये रैशनल नंबर्स की ही डेफिनेशन है। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट, ठीक है ना। पावर सेट किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स को कहते हैं। पावर सेट किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट को कहते हैं। तो अगर सेट खुद से ही एम्प्टी है तो उसका पावर सेट भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। यहां आपको दिखाए गए हैं 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पाई यानी कि एम्प्टी सेट, दूसरा ऑप्शन है पाई एन एलिमेंट, ठीक है ना। इसको भी आप एम्प्टी सेट तो नहीं कह सकते, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट दैट इज पाई, ठीक है ना। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट जो है वो एक ही एलिमेंट उसमें होता है पाई। पाई बजाते खुद एक एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक है ना। जो शुरू में मैंने आपसे कहा ना कि द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट, वो दरअसल ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसको पावर सेट में लिखेंगे तो आप इस पाई को इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब आप ब्रैकेट के अंदर पाई को लिखते हैं तो इस वक्त ये एम्प्टी सेट नहीं, बल्कि इसमें एक ही एलिमेंट है जिसको हम पाई कहते हैं। पाई दरअसल खुद ही एम्प्टी सेट होता है। तो लिहाजा एम्प्टी सेट का जो सबसेट होता है, सॉरी पावर सेट होता है, सबसेट नहीं पावर सेट, एम्प्टी सेट के पावर सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर पाई लिखना होगा आपने। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो ये तो एम्प्टी सेट है। ये आप जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं ये एम्प्टी सेट है, और ये जो ऑप्शन बी देख रहे हैं जिसमें आपको ब्रैकेट के अंदर पाई नजर आ रहा है, इसे कहते हैं पावर सेट ऑफ पाई या पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो ऑप्शन ए में एम्प्टी सेट गिवन है, जबकि ऑप्शन बी में एम्प्टी सेट का पावर सेट गिवन है। हाँ, 0 ये तो नॉन एम्प्टी सेट हुआ, इसमें एक एलिमेंट है जिसको हम 0 कहते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें फिर 2 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे इस वक्त, पाई और पाई, ठीक है ना। ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो बिल्कुल हम सिरे से रिजेक्ट ही कर सकते हैं। इसको इसलिए नहीं चूज करेंगे क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है 0। रही ये दो, फर्स्ट ए और बी, इसमें ए जो है उसे कहेंगे एम्प्टी सेट और बी को कहेंगे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो चूंकि हमसे पूछा ही गया है कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही ऑप्शन होगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, पावर सेट, सिंगलटन सेट और इन्फिनिट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव, सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, कैसे पढ़ेंगे इसको? ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ए, सेट बी, सेट ए इंटरसेक्शन बी या सेट ए यूनियन बी। इसका सही ऑप्शन तो ए है। किस तरह से? इसके लिए मैंने एक छोटी सी वेरिफिकेशन की है।
ये कह रहे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए एक ऐसा सेट है जो बी का सबसेट है। मैंने यहाँ पर दो सेट्स लिए हुए हैं। सेट ए के एलिमेंट्स मैंने चूज किए 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स मैंने चूज किए 1 2 3 4। इसलिए क्योंकि सेट ए सेट बी का सबसेट है। वजह, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद है। वो कौन से एलिमेंट्स है सेट ए के जो सेट बी के अंदर मौजूद है? तमाम 1 2 3 1 2 3 आपको सेट बी में नजर आएंगे। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, मैं जरा यहाँ पर इंटरसेक्शन सिंबल ऐड कर देता हूँ, ये सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 1 2 3। ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप 1 2 3 को देखें तो ये सेट ए के भी तो एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। सेट ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअली सेट ए के एलिमेंट्स है। तो लिहाजा इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन पहले सेट के इक्वल होगा, यानी कि सेट ए के इक्वल होगा। सो सही ऑप्शन है सेट ए। 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए टॉपिक चेंज हो गया, पहले सेट्स पता, अब आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। इफ सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 2 एलिमेंट्स, देन ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन बी या द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त सेट ए के 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 2s are 8। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे? ए क्रॉस बी में 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, 2 4 6 एंड 8। ऑप्शन 4 इसके लिए सही ऑप्शन होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8, which is equal to the number of ordered pairs in A cross B. 8th पार्ट है इस क्वेश्चन का। If B is the subset of A, अच्छा ये थोड़ा मैच कर रहा है 6th पार्ट से। If A is the subset of B, 6th पार्ट में था If A is the subset of B, जबकि 8th पार्ट में है If B is the subset of A, then B difference A is equal to A, B, empty set या a set with one element that is pi। अगर B सबसेट है A का, तो फिर B डिफरेंस A क्या होगा? क्या सेट A के इक्वल होगा, सेट B के इक्वल होगा, एम्प्टी सेट होगा, या A की एलिमेंट सेट का होगा जिसको हम कहेंगे पाई? ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तीसरे, फर्स्ट और सेकंड को हम देखते हैं। ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलें चेक करते क्यों। सेट A के एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 1 2 3 4 5। सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, जबकि सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं ये शो करना चाहता हूं कि सेट B इस वक्त सेट A का सबसेट है। तो आप देख सकते हैं सेट B के एलिमेंट्स 1 2 3 सेट A के अंदर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि सेट B इज द सबसेट ऑफ सेट A। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि B डिफरेंस A क्या होगा। लेट्स फाइंड B डिफरेंस A। B डिफरेंस A आप लिखेंगे पहले सेट B के एलिमेंट्स 1 2 3 और फिर सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। तो B डिफरेंस A का मतलब यह है कि सेट B के वो एलिमेंट्स जो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है। फिर से सुने, B डिफरेंस A सब का मतलब यह है कि सेट B के वो एलिमेंट्स जो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेट B के तमाम एलिमेंट्स सेट A के अंदर मौजूद है। तो फिर B डिफरेंस A क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट सेट B का ऐसा नहीं है जो सेट A के अंदर मौजूद ना हो, बल्कि सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A के अंदर मौजूद है। ऐसी सूरत में हाँ ये नहीं कह सकते कि आप सेट A के 2 एलिमेंट्स 4 5 सेट B के अंदर मौजूद नहीं है। उसके लिए फिर इसको चेंज करना पड़ेगा A डिफरेंस B। यहाँ B डिफरेंस A का मतलब है B के कौन से एलिमेंट्स है जो सेट A में मौजूद नहीं है। इस वक्त तो सारे एलिमेंट सेट A के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में B डिफरेंस A क्या होगा? एम्प्टी सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट को आप इस तरह से डिनोट करेंगे, एम्प्टी करली ब्रैकेट्स, या फिर आप सिर्फ इस सिंबल पाई को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर पाई रिप्रेजेंट किया तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट।
ठीक है ना, हमें यहाँ पर पावर सेट नहीं पूछा गया है, हमने यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि बी डिफरेंस ए है क्या, दैट इज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को या तो आप इस तरह ब्रैकेट के अंदर शो कर सकते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स, या फिर इन ब्रैकेट्स के बगैर पाई लिखे। अगर ब्रैकेट के अंदर आपने पाई डाल दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है पाई, या फिर ये कहलाता है एम्प्टी सेट का पावर सेट। ठीक है, सो बी डिफरेंस ए। अच्छा, फिर एम्प्टी सेट ये है, ऑप्शन सी इसके लिए दुरुस्त आंसर होगा 8th पार्ट के लिए। 9th पार्ट की तरफ आते हैं। अब फिर टॉपिक बदल गया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि रिव्यू एक्सरसाइज एक तरह से पूरे चैप्टर की रिवीजन है। अब है डोमेन और रेंज। द डोमेन ऑफ द रिलेशन, बाइनरी रिलेशन 0 1 1 2 2 3 इज, आप जानते हैं कि डोमेन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं। जैसे मैं इनको रेड कर रहा हूँ, 0 1 एंड 2, ये डोमेन कहलाता है, जिसे हम कहते हैं एब्सिसा। जबकि जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3, वो भी 1 2 3 है। पहला है 0 1 2, जबकि जो रेंज है वो है 1 2 3, और रेंज को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो इस वक्त हमसे पूछा गया है डोमेन। 4 ऑप्शंस गिवन है, 1 2 3 0 2 3 0 1 2 3 एंड 0 1 2। तो सही ऑप्शन है 0 1 2, यानी ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेट ए इक्वल्स 1 3 5 7 9, सेट बी इक्वल्स 2 4 6 8 10, then find A union B whole complement, and then in the second part you will be finding A complement union B complement। आपको 3 सेट्स गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है, दूसरा सेट ए है जिसके ऑड नंबर्स है एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स है बिटवीन 1 and 10, ठीक है ना, और 2 4 6 8 10 ये सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है इवन। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं ए यूनियन बी, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी आप लेंगे, पहले सेट ए, फिर ऐड करेंगे यूनियन सिंबल और फिर सेट बी। इसके बाद आप जानते हैं कि यूनियन कहते हैं कॉम्बिनेशन को। आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को यकजा करना है, कंबाइन करना है। शर्त यह है कि जो एलिमेंट रिपीटेड हो उसे एक ही दफ़ा लिखें। सो आप देखिए 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। साथ में आपने इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, नॉट डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेसिकली ये वो एलिमेंट्स है जो सेट ए और सेट बी के अंदर मौजूद है, जिसे हमने कंबाइन करना है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया। अब आते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पे। तो अब आप लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कैसे डिफाइन करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट? व्हाट डज इट मीन? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी भी एक सेट ही है इस वक्त, ठीक है ना। सो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, इवन एंड ऑड नंबर्स दोनों। फिर उसके बाद आप लगाएंगे डिफरेंस सिंबल और अब आप लिखेंगे सेट ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, ये भी तो 1 से लेकर 10 तक ही है। तो आप लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 एंड देन 10। इसका मतलब है 4 5 6 7 8 9 भी इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं होती। आगे मूव करते हैं। अब हम निकाल क्या रहे हैं? डिफरेंस। और यू डिफरेंस ए यूनियन बी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स है जो सेट ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है। फिर से सुने, यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स है जो सेट ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है। ये रहा यूनिवर्सल सेट जिसे मैंने रेड किया, और ये रहा ए यूनियन बी सेट जिसे मैंने ब्लू कर दिया। तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में डिफरेंस क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसका मतलब यह हुआ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जिसे हम डिफाइन करते हैं यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ये क्या सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट ए यूनियन बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए डिफरेंस एम्प्टी होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और आखिर में इन दोनों का लेंगे यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया जाता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए
जैसे अभी ऊपर आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया था। क्या मतलब है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल और फिर सेट ए के एलिमेंट्स। सेट ए के एलिमेंट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे 1 3 5 7 9। ये रहा सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। सो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट, मैं इसको रेड कर देता हूं, और फिर आपने लगाया सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। इसे मैं कर देता हूं ब्लू। अब इसका मतलब क्या होगा यू डिफरेंस ए? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। यूनिवर्सल सेट के कौन से नंबर्स हैं जो आपको इस सेट में मौजूद नहीं है, यानी नजर नहीं आएंगे? तो आप गौर करें, यूनिवर्सल सेट के जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, वो आपको सेट ए के अंदर नहीं मिलेंगे। तो यही तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 7 9 तो यहां मौजूद है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 आपको इस सेट के अंदर नजर नहीं आएंगे। यहां याद रखिए कि 1 2 3 के बाद डॉट 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 का मतलब है इसमें 4 5 6 7 8 9 भी मौजूद है। सो यू डिफरेंस ए, यूनिवर्सल सेट के तमाम इवन नंबर्स सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए यू डिफरेंस ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 4 6 8 एंड 10 हो गया। अब आप आ जाए इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट बी। इसी तरह पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, मैं इसको रेड कर देता हूं, यह है यूनिवर्सल सेट, और फिर आप डिफरेंस सिंबल ऐड करेंगे जैसा कि यहां आप देख सकते हैं यू डिफरेंस बी में। फिर आप ऐड करेंगे सेट ऑफ द सेट बी के एलिमेंट्स को, दैट इज 2 4 6 8 10। सेट ए के एलिमेंट्स ऑड नंबर्स है और सेट बी के एलिमेंट्स इवन नंबर्स है। अगेन यू डिफरेंस बी का मतलब है यूनिवर्सल सेट के कौन से नंबर्स या एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में आपको नहीं मिलेंगे। इस वक्त सेट बी सारे के सारे इवन नंबर्स पर मौजूद है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 7 9 आपको सेट बी में नहीं मिलेंगे। तो यही तो डिफरेंस होगा बिटवीन यू एंड बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट के ये वो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, और इसे हम पढ़ते हैं यू डिफरेंस बी यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, और आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। अब आखिर में आपने इन दोनों का फाइंड करना है यूनियन। तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, पहले सेट ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्या था सेट ए कॉम्प्लीमेंट? 2 4 6 8 10, ये रहा सेट ए कॉम्प्लीमेंट, ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, और अब सेट बी कॉम्प्लीमेंट, ये है सेट बी कॉम्प्लीमेंट विद द एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। चूंकि आप यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन करके लिखना है। तो आप देखिए यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, then 9 एंड then 10। क्योंकि आप यूनियन निकाल रहे हैं तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। सो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 और इसके बाद डॉट 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 एंड देन 10, आपकी मर्जी, राइट? सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Once again, 3 sets are given. Set A equals 1 2 3 4, set B equals 3 4 5 6, and set C equals 5 6 7 8. Then show that A union B intersection C. कैसे पढ़ेंगे? A union, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, B intersection C equals A union B intersection A union C. आपने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसे पढ़ा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये आप चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये रिवीजन एक्सरसाइज है, आपको एक दफा फिर वो टॉपिक मिल रहा है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने लेफ्ट साइड को लिया। लेफ्ट साइड में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। इसके लिए बी इंटरसेक्शन सी, पहले सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, फिर सेट सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8, ये रहा सेट सी के एलिमेंट 5 6 7 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं? इस वक्त दो एलिमेंट्स है 5 6 जो आपको सेट बी में भी नजर आ रहे हैं, और यही दो एलिमेंट्स 5 6 आपको सेट सी में भी नजर आ रहे हैं। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। सो बी इंटरसेक्शन सी इज
5 6। अब आते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पे। पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आप लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4। तो आपने लिखा सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल एंड नाउ बी इंटरसेक्शन सी। क्या है बी इंटरसेक्शन सी? 5 6। आप लिखेंगे 5 6। सिंस यूनियन इज द कॉम्बिनेशन, यूनियन कहते हैं कंबाइन करने को, तो आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज 1 2 3 4 5 6। ये रहा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है मुकम्मल, इसे नाम दे इक्वेशन 1। आ जाइए राइट साइड पे। राइट साइड में गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मैं सबसे पहले राइट साइड लिखूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए यूनियन बी, फिर मैं फाइंड करूंगा ए यूनियन सी, और आखिर में इन दोनों सेट्स का निकालते हैं इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। पहले आप लिखेंगे सेट ए 1 2 3 4, फिर आप लिखेंगे सेट बी यानी कि 3 4 5 6। ठीक है ना। सेट बी आपने लिखा, सेट ए आपने लिखा, यूनियन इनका लेंगे तो ये बनेगा 1 2 3, फिर 3 4 फिर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं करना आपने। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगा सेट ए यूनियन बी। उसके बाद हम फाइंड करते हैं ए यूनियन सी। इसी तरह पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, फिर ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, और फिर सेट सी के एलिमेंट्स जो कि हैं 5 6 7 8। अगेन आप यूनियन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। जब आप कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कहलाएगा ए यूनियन सी। आपने ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया, ए यूनियन सी भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले आप लिखेंगे सेट ए यूनियन बी। क्या है सेट ए यूनियन बी? 1 2 3 4 5 6, ये रहा सेट ए यूनियन बी। फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ सेट ए यूनियन सी। सो वेयर इज सेट ए यूनियन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चूंकि निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन, जिसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए यूनियन बी एंड सेट ए यूनियन सी। तो चले चेक करते कॉमन एलिमेंट्स है क्या। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आपको सेट ए यूनियन बी में भी नजर आएंगे, यही 1 2 3 4 5 6 आपको सेट बी ए यूनियन सी में भी नजर आएंगे। तो यही कॉमन एलिमेंट्स है, यानी यही इंटरसेक्शन है बिटवीन ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और अब आपने राइट साइड को कंप्लीटली फाइंड कर लिया। इसको नाम दे इक्वेशन 2। चेक करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 के भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है, जबकि इक्वेशन 2 के भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है। इक्वेशन 1 शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, और इक्वेशन 2 शो कर रहा है राइट हैंड साइड को। तो आप लिखेंगे दोनों इक्वल है ना, इक्वेशन 1 यानी लेफ्ट साइड और इक्वेशन 2 यानी राइट साइड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज verified that left side A union B intersection C equals A union B intersection A union C. Now second part, A intersection B union C equals A intersection B union A intersection C. ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट का रिवर्स यानी कि अपोजिट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। इसके लिए बी यूनियन सी के लिए आप पहले लिखेंगे सेट बी के एलिमेंट्स, दैट इज 3 4 5 6, और फिर सेट सी के एलिमेंट्स, दैट इज 5 6 7 8। नाउ इनका यूनियन फाइंड करना है, लेट्स कंबाइन देयर एलिमेंट्स 3 4 5 6 एंड देन 7 8। रिपीट नहीं करना आपने, 5 6 रिपीटेड है, इसको एक ही दफा लिखेंगे। सो बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, एंड नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपने पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लिया, अब सेट ए और सेट बी यूनियन सी का फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन। सो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले सेट ए के एलिमेंट्स, दैट इज 1 2 3 4, एंड देन यू विल ऐड इंटरसेक्शन सिंबल, एंड नाउ सेट बी यूनियन सी। व्हाट इज बी यूनियन सी? 3 4 5 6 7 8। सो आप बी यूनियन सी की जगह लिखेंगे 3 4 5 6 7 एंड 8। सिंस वी आर फाइंडिंग इंटरसेक्शन व्हिच मींस कॉमन एलिमेंट्स, तो चेक करें मुझे इस वक्त 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी नजर आ रहे हैं और बी यूनियन सी में भी नजर आ रहे हैं। तो यही तो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट्स में। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी? 3 4, एंड दैट्स इट। We are done with the left hand side. Let's name this equation as equation 1. And now for the right side, what is the right side? A intersection B union A intersection C. सबसे पहले आप फाइंड करेंगे A intersection B. So A intersection B यानी कि set A, then intersection symbol, and then set B. Set A 1 2 3 4 and set B 3 4 5 6. आप इनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है
कॉमन एलिमेंट्स। अगर आप गौर करें तो 3 4 सेट ए में भी आपको नजर आएंगे और यही 3 4 आपको सेट बी में भी नजर आएंगे। सो कॉमन एलिमेंट्स 3 4 है दोनों सेट्स में। सो ए इंटरसेक्शन बी इज 3 4। अब आ जाए ए इंटरसेक्शन सी पे। अगेन सेट ए 1 2 3 4 एंड सेट सी इज 5 6 7 8। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन और कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स? नथिंग। आपको इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो। तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? एम्प्टी सेट, बिकॉज कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसी सूरत में इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट। एंड नाउ फाइनली आपने ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लिया 3 4, आपने ए इंटरसेक्शन सी भी फाइंड कर लिया एम्प्टी सेट। अब आपने राइट साइड के अकॉर्डिंग इन दोनों सेट्स का फाइंड करना है यूनियन। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया था 3 4, तो इसकी जगह लिखेंगे आप 3 4 एंड देन यू विल ऐड दिस यूनियन सिंबल एंड देन ए इंटरसेक्शन सी। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? एम्प्टी सेट। आप एम्प्टी सेट यहाँ पे ऐड करें। सिंस यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करना है। तो एक सेट में तो 3 4 है जबकि दूसरा सेट तो एम्प्टी है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज 3 4। तो फिर ये एम्प्टी सेट कहाँ गया? आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। इस वक्त एम्प्टी सेट इसके अंदर मौजूद है जिसे शो करने की जरूरत नहीं है। सो यूनियन क्या होगा 3 4 और एम्प्टी सेट का 3 4, क्योंकि यहां कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसे हम 3 4 के साथ कंबाइन कर ले, लिहाजा इनका यूनियन होगा 3 4। एंड नाउ वी आर डन विद द राइट हैंड साइड एज वेल। सो लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। नाउ लेट्स चेक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू 3 4, जबकि इक्वेशन 2 जो है वो इस प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है। कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये भी 3 4 है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इफ ordered pair u minus 3 and v plus 4 equals u minus 3 plus 5 and 6v minus 11, then find the values of u and v। अच्छा, ये एक ordered pair है। अब देखिए टॉपिक चेंज हो गया, सेट से आ गया ordered pairs पे, ठीक है ना। सो ये एक ordered pair है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है u minus 3 और सेकंड एलिमेंट है v plus 4। इसे हम पढ़ते हैं एब्सिसा और इसे हम पढ़ते हैं ऑर्डिनेट। इसी तरह 3u minus 5 एब्सिसा एंड 6v minus 11 इज ऑर्डिनेट। अब रिलेशन क्या है इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में? रिलेशन इस वक्त इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। यही तो रिलेशनशिप होती है किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर वो आपस में इक्वल है, ठीक। सो आपने फाइंड करनी है u और v की वैल्यू। तो मैंने सबसे पहले ये ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे, दैट इज u माइनस v इंटू v प्लस 4 एंड 3u माइनस 5 कॉमा 6v माइनस 11। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल है तो एप्सिसा u माइनस 3 एप्सिसा 3u माइनस 5 के इक्वल होगा, दैट इज u माइनस 3 इक्वल्स 3u माइनस 5। और ऑर्डिनेट v प्लस 4 ऑर्डिनेट 6v माइनस 11 के इक्वल होगा। आप इस तरह से दो इक्वेशंस यहाँ पर आप बनाएंगे जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में एप्सिसा इक्वल्स एप्सिसा और सेकंड इक्वेशन में ऑर्डिनेट इक्वल्स ऑर्डिनेट। बीच में आप एंड बेशक लिखे या कुछ ना लिखे, थोड़ा सा गैप रखें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे u के लिए और इसे सॉल्व करेंगे v के लिए। सॉल्व करते हैं। u माइनस 3 इक्वल्स 3u माइनस 5। सबसे पहले मैं 3u जो राइट साइड पर है इसे शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड पे, ये बनेगा माइनस 3u और माइनस 3 जो कांस्टेंट टर्म है इसे शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये चेंज हो जाएगा प्लस 3 में। Now u minus 3u is minus 2u and minus 5 plus 3 is minus 2। अब u को फाइंड करने के लिए इस minus 2 को भी राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ minus 2 मल्टीप्लाई हो रहा है u के साथ, राइट साइड पे minus 2 से डिवाइड होगा। माइनस और माइनस कैंसिल आउट होंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 1। अब आ जाए v की तरफ। v प्लस 4 इक्वल 6v माइनस 11। ये ऑर्डिनेट्स है ऑर्डर्ड पेयर्स के। नाउ 6v जो राइट साइड पर है इसे शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड पे, becomes negative 6v। positive 4 को right side पे shift करेंगे तो the number positive 4 becomes a negative 4। and now v minus 6v is minus 5v and minus 11 minus 4 is minus 15।
since we are finding the value of v, so let's take this -5 from left to the right side. जैसे शिफ्ट करेंगे the equation becomes v equals -15 over -5. Minus and minus will cancel each other out, and 15 is the multiple of 5. 5 ones are 5, 5 threes are 15. So what is the value of v? 3. It's very simple. Now question number 5. Once again, if set a equals x such that x belongs to the natural numbers n and x is less than or equal to 5. अब x जो है इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलिमेंट्स सेट के जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और इन सेट में एलिमेंट्स है कितने? लेस देन आर इक्वल टू 5. आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 5 का मतलब है इसमें 5 भी शामिल है. सो ये सेट ए ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. इसके बाद सेट बी y सच दैट y बिलोंग्स टू द होल नंबर w एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू 4. अब जो y है वो है होल नंबर से ताल्लुक रखने वाला. आप जानते हैं कि होल नंबर्स का सेट शुरू होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन से. So then find the following relation from A Cartesian B. कौन सी रिलेशंस है? फर्स्ट रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई. आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स, आपने एक ऐसी बाइनरी रिलेशन कलेक्ट करनी है जिसमें एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल हो, जैसे 2 2 3 3 4 4 1 1 और 0 0. बाइनरी रिलेशन 2, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपने कलेक्ट करने हैं जिसमें एब्सिसा इज ग्रेटर देन द ऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, यानी x इज ग्रेटर देन y. तीसरी बाइनरी रिलेशन में आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करने हैं जिसमें x और y को ऐड करें तो रिजल्ट आ जाए 6. जबकि चौथी बाइनरी रिलेशन में आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करने हैं जिसमें x और y का डिफरेंस हो 2, यानी जब आप x से y को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाए 2. ये 4 बाइनरी रिलेशंस आपने कलेक्ट करने. उससे पहले सबसे पहले आपने सेट ए और सेट बी को आइडेंटिफाई करना है. आप जानते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और कहां तक है? लेस देन आर इक्वल टू 5. तो इसका मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5. नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और लिमिट कहां तक है? 5 तक है, इंक्लूडिंग 5. सेट बी के एलिमेंट्स हैं y सच दैट y बिलोंग्स टू द होल नंबर w. होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, और इस सेट की लिमिटेशन कहां तक है, हद कहां तक है इसकी? y इज लेस देन आर इक्वल टू 4. तो ये होगा 0 1 2 3 4. लेस देन आर इक्वल टू, इससे ज्यादा नहीं. 4 शामिल है बट 4 के बाद नंबर शामिल नहीं. सबसे पहले इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b फाइंड करते हैं. पहले सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड देन सेट बी के एलिमेंट्स 0 1 2 3 4. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी फाइंड करते हैं. इसके लिए आप सेट के ए के पहले एलिमेंट 1 को लेकर इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, पहले 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 और फिर 4 के साथ. चले बनाते हैं. पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 0, ये रहा 1 0. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1, ये रहा 1 1. फिर उसके बाद 1 2 एंड देन 1 2. फिर उसके बाद 1 को 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 3. फिर उसके बाद 1 और 4 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, दैट इज 1 4. वी आर डन विद द 4. अब उठाए नंबर 2. मैं साथ में इनका कलर भी चेंज करता हूं जिसके साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनते जा रहे हैं. 2 की बारी है. पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 0, ये रहा 2 0. फिर 2 1, ये रहा 2 1. फिर 2 2, ये रहा, हाँ ये रहा 2 2. मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें पहले इसको लिखे और उसके बाद फिर 2 3, ये रहा 2 3. चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ. ये रहा 2 2 और ये रहा 2 3 और सबसे आखिर में 2 and 4. सो ये रहा 2 4. वी आर डन विथ 2. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज 3. पहला ऑर्डर पेयर 3 0, ये रहा 3 0. सेकेंड ऑर्डर पेयर 3 and 1, ये रहा 3 1. फिर 3 2, ये रहा 3 2. फिर 3 3, ये रहा 3 3 एंड देन 3 4, ये रहा 3 4. वी आर डन विद द 4 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 5. नाउ 5 0, ये पहला ऑर्डर पेयर बनेगा. वेयर इज 5 0? सॉरी, हमने 3 के साथ कर लिया, अब 4 की बारी है. 4 की बारी है. फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा 4 0, दैट इज 4 0. सेकेंड ऑर्डर पेयर बनेगा 4 and 1, दैट इज 4 1. फिर बनेगा 4 and 2, that is 4 2. Then 4 and 3, that is 4 3. And then 4 and 4, that is 4 4. अब बारी है 5 की. तो 5 0, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा 5 0. फिर 5 1, ये रहेगा सेकेंड ऑर्डर पेयर 5 1. फिर 5 2, ये रहेगा 5 2. और फिर 5 3, ये है 5 3. एंड देन 5 4,
ये रहा 5 4। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था एमसीक्यूज में इसी एक्सरसाइज के। आप सेट ए के एलिमेंट्स काउंट करें और सेट बी के एलिमेंट्स काउंट करें। सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं 5 और सेट बी के भी एलिमेंट्स 5 है अगर आप 0 को भी काउंट करें। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 आर 25। ये टोटल 25 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक, आगे चलें। अब आते हैं इनके बाइनरी रिलेशंस पे। कितने रिलेशंस गिवन है जिसको हमने फाइंड करना है 4। पहला रिलेशन क्या है, मैंने पहला रिलेशन यहाँ पे उठाया एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। आपने इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं, एक ऐसी बाइनरी रिलेशन उठानी है जिसमें एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल हों। तो गौर करें, पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1, दोनों इक्वल है ना, एक्स एंड वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, पहला एक्स है और दूसरा वाई है। तो पहला आप कलेक्ट करेंगे 1 1, फिर उसके बाद चले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाइड हो। फिर 2 2, ये आप पिक करेंगे 2 2। फिर इसके बाद आपको एक्स इक्वल्स वाई नजर आएंगे 3 3 में, ये आप 3 3 उठाएंगे और आखिर में आपको नजर आएगा 4 4 में। 5 5 इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में तो फर्स्ट सेट में तो 5 है, दूसरे सेट में 5 नहीं है, इसलिए आपको इसमें 5 5 भी नजर नहीं आएगा। सो ये है पहला बाइनरी रिलेशन जिसमें हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट। और ये बाइनरी रिलेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि R1 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि R1 के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सब के सब A क्रॉस B में आपको नजर आएंगे, ये जो रेड है, इसीलिए तो इसको सबसेट कहते हैं ऑफ A क्रॉस B। R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B और इसी बुनियाद पर तो इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है। दूसरे रिलेशन पे आते हैं, बाइनरी रिलेशन 2 ये है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा रिलेशन नंबर 2, एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो। जैसे आप देखिए 1 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो आप पहले 1 0 उठाएंगे। इसी तरह आप देखिए 1 2 में 1 इज लेस देन 2, इसको छोड़ देंगे। 1 3 में 1 इज लेस देन 3, इसको भी छोड़ देंगे। 1 4 में 1 इज लेस देन 4, इसे भी छोड़ दें। 2 0 में 2 इज ग्रेटर देन 0, तो आप इसको उठाएंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फिर इसी तरह 2 1, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसको भी आप उठा लेंगे। 2 2, ये दोनों आपस में इक्वल है, छोड़ दें। 2 3, एक्स इज लेस देन 3, छोड़ दें। 2 4, एक्स इज लेस देन वाई, छोड़ दें। 3 0, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। 3 1, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। 3 2, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। 3 3 आपस में इक्वल है, छोड़ दें। 3 4, पहला दूसरे से छोटा है, छोड़ दें। 4 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी हम इस रिलेशन के लिए उठाएंगे। फिर 4 1, ये ऑर्डर्ड पेयर भी एक्स इज ग्रेटर देन वाई है। फिर 4 2, अगेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर 4 3, अगेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 4 4, दोनों आपस में इक्वल है। फिर 5 0, अगेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 5 1, अगेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 5 2, अगेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 5 3, again x is greater than y, and for the last ordered pair 5 4, 5 is greater than y, which means x is greater than y। ये सारे जो पर्पल में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे सेकंड बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे मैंने उठाए हैं बाइनरी रिलेशन R2 के लिए, इसलिए क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। आते हैं थर्ड बाइनरी रिलेशन की तरफ। थर्ड बाइनरी रिलेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्वेश्चन की तरफ ले आता हूं आपको। ये एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को, तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चले आप लिखिए बाइनरी रिलेशन नंबर 3, और अब हम कलेक्ट करते हैं इस रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स। मैंने इन सब में चेक किया, तो इन सब में से मुझे जैसे देखे 1 + 0 इज 1, 6 नहीं आ रहे, छोड़ दें। 1 + 1 2, छोड़ दें। 1 + 2 3, 6 नहीं बन रहा, छोड़ दें। 1 + 3 4 नहीं बन रहा, 6 छोड़ दें। 1 + 4 5 इज नॉट 6, छोड़ दें। 2 + 0 इज 2 इज नॉट 6, छोड़ दें। 2 + 1 इज 3, छोड़ दें। 2 + 2 4, छोड़ दें। 2 + 3 5, छोड़ दें। 2 + 4 6, ये है पहला ऑर्डर्ड पेयर फॉर द थर्ड बाइनरी रिलेशन। इसको मैं कर देता हूं इस कलर में, रेड से थोड़ा डिफरेंट है, बल्कि इसको चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको हाईलाइट, इसको ग्रीन कर देता हूं मैं। फिर इसके बाद 3 0 3, छोड़ दे। 3 + 1 4, छोड़ दे। 3 + 2 5, छोड़ दे। 3 + 3 6, ये भी आपके लिए थर्ड रिलेशन में आएगा। फिर 3 + 4 7, छोड़ दे। 4 + 0 4, छोड़ दे। 4 + 1 5, छोड़ दे। 4 + 2 6, छोड़ दे। हाँ, 4 + 2 6, एग्जैक्टली, इसको भी उठाएंगे बिकॉज x + y इज 6। इसमें ये नहीं है कि x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन 6, नहीं, दोनों को ऐड करें तो आंसर 6 होना चाहिए।
अच्छा 4+3 7 छोड़ दे, 4+4 8 छोड़ दे, 5+0 5 छोड़ दे, 5+1 6 इसको भी उठा ले। इसके बाद 5+2 7 छोड़ दे, 5+3 8 छोड़ दे, 5+4 9 छोड़ दे। तो सिर्फ ये 4 जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं ये है थर्ड बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स 1 2 3 4। आप आराम से काउंट भी कर सकते हैं, 2+4 6, 3+3 6, 4+2 6, 5+1 6। इसमें फर्स्ट एलिमेंट x है और दूसरा y है। आखिरी जो बाइनरी रिलेशन गिवन है R4 उसमें x y ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे कलेक्ट करने हैं जिसमें x माइनस वाई 2 के इक्वल आना चाहिए, y माइनस एक्स नहीं, x माइनस वाई, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। गौर से देखिए इसको, यह है फोर्थ बाइनरी रिलेशन। अब इसके लिए जो ऑर्डर्ड पेयर्स है आप गौर करें, 1 माइनस 0 1, कंडीशन क्या है कि x माइनस वाई शुड बी 2, यहां पे आ रहे 1 माइनस 0 1 छोड़ दे, 1 माइनस 1 0 छोड़ दे, 1 माइनस 2 इज -1, 1 माइनस 2 इज -1, 2 नहीं आ रहा है छोड़ दे, 1 माइनस 3 इज -2। गौर से देखें 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 3, बिकॉज इसमें क्लियरली लिखा हुआ है x माइनस वाई नॉट y माइनस एक्स, तो 1 माइनस 3 इज -2 नॉट +2 छोड़ दे, 1 माइनस 4 इज -3 नॉट +2 छोड़ दें, 2 माइनस 0 इज 2, ठीक है ना। व्हाट इज x 2 एंड व्हाट इज y 0, सो 2 माइनस 0 इज 2। तो मैं इस पहले ऑर्डर्ड पेयर को उठा लेता हूं फोर्थ बाइनरी रिलेशन के लिए। इसका मैं कलर रखता हूं आपके लिए, हाँ ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर कर दी। आगे चले, 2 माइनस 1 1 छोड़ दे, 2 माइनस 2 0 छोड़ दे, 2 माइनस 3 -1 छोड़ दे, 2 माइनस 4 -2, 2 माइनस 4 -2 छोड़ दे, 3 माइनस 0 3 छोड़ दे, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 इज 2, तो इसको भी आप उठाएंगे फोर्थ ऑर्डर रिलेशन के लिए। 3 माइनस 2 1 छोड़ दे, 3 माइनस 3 0 छोड़ दे, 3 माइनस 4 1 छोड़ दे, 3 माइनस 4 -1 छोड़ दे, 4 माइनस 0 4 छोड़ दें, 4 माइनस 1 3 छोड़ दें, 4 माइनस 2 इज 2, इसको भी आप उठा लेंगे। इसी तरह 4 माइनस 3 1 लीव इट, 4 माइनस 4 0 लीव इट, 5 माइनस 0 इज 5 लीव इट, 5 minus 1 is 4 लीव इट, 5 minus 2 is 3 not 2 लीव इट, 5 minus 3 is +2, where x minus y is 2, so 5 minus 3 is +2, so इस पेयर को भी हम पिक करेंगे, and then 5 minus 4 is 1 लीव इट। सो ये जो आपको स्काई ब्लू में नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये फोर्थ बाइनरी रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। यही आप लेंगे 3 1 4 2 एंड 5 3, इसमें 3 आ रहे हैं जबकि वहाँ पे 4 आ रहे हैं। दोबारा चेक करें, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2। इसमें कौन सा मैंने नहीं लिया है, आई थिंक मैंने 2 0 इसमें नहीं लिया है, तो ये आप इसमें ऐड कर देंगे, ये रहा 2 एंड 0। आप अपना आंसर यहाँ भी चेक कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x क्या है 2, y 0, 2 माइनस 0 इज 2, ये आ गया, 3 माइनस 1 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 5 माइनस 3 इज 2। ये है वो बाइनरी रिलेशन जिसमें x माइनस वाई इक्वल्स 2 है।